ओनली इतना तेज चलना है कि आपको पसीना आना चाहिए, हार्ट बीट आना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आजकल सोसाइटी में है दैट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर विटामिन डी डेफिशिएंट, या तो वो डाइट में इन्वॉल्व होती हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करती हैं, या फिर उनका सन का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सेडेंटरी। तो ये चीज़ें जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं इनको हम पिल्स नहीं लेते हैं। आजकल बहुत फैड हो गया है कि विटामिन डी का कंजम्पशन कर लेते हैं कि हम तो विटामिन डी खा रहे हैं। दैट इज़ नॉट द वे, बिकॉज विटामिन डी का टॉक्सिसिटी होता है। तो आप विटामिन डी लेना मॉनिटरिंग के बिल्कुल बताइए। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंडल्ज योरसेल्फ इनटू एक्सरसाइज। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जितने भी बीमारियां हैं दैट इज बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे आपका रूटीन इन्फेक्शंस हो, या फीमेल्स में और भी प्रॉब्लम्स हो। तो यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलरली तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती हैं। इतने लोग यहाँ पर हैं तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि रूटीन वैक्सीनेशन होते हैं फीमेल्स के लिए, जो शायद आपको नहीं पता हो। जैसे आप बच्चों में पोलियो का वैक्सीनेशन करते हैं, BCG करते हैं, तो यंग गर्ल्स के लिए सर्वाइकल कैंसर का भी वैक्सीन होता है। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इज़ द ओनली वैक्सीन जो कैंसर को प्रिवेंट करता है। अभी तक जितने कैंसर्स हैं तो कोई कैंसर वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंटेबल नहीं है अदर देन सर्वाइकल कैंसर। उसका सिंपल रीज़न ये होता है कि जो सर्वाइकल कैंसर है दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। बॉडी के कोई भी कैंसर वायरस से नहीं होते हैं, बट जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो एक HPV वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके द्वारा होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपकी जो सर्विक्स है, जिसको हम यूट्रस का माउथ बोलते हैं, जहाँ से डिलीवरी होती है, तो दैट इज द एरिया जहाँ पे वो जाके लॉज रहता है। अब वो आपकी बॉडी में 10, 12, 20 साल तक भी रह सकता है, पर जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी तब वो एक्टिवेट होगा और तब आपकी बॉडी में कैंसर डेवलप होगा। तो ये सिर्फ आपकी बॉडी में स्प्रेड होता है थ्रू इंटरकोर्स। तो यूजुअली हम स्कूल गोइंग गर्ल्स, मतलब 15 साल के ऊपर जो भी लड़कियाँ होती हैं उनको एक रूटीन वैक्सीनेशन जैसे इसको देना चाहिए। लोगों को अवेयरनेस नहीं है बट इट शुड बी डन। और यदि आपने उस समय नहीं किया तो आप जब भी करते हैं मतलब इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो दिस इज वन ऑफ द वैक्सीनेशन। बाकी एक रुबेला का वैक्सीन होता है जो यंग फीमेल्स को करवाना चाहिए, कि प्रेगनेंसी में एक टॉर्च इन्फेक्शन होता है, टॉक्सोप्लाज्मिस रूबेला। इसका अगर इन्फेक्शन होता है तो आपका बच्चा अपंग पैदा हो सकता है। तो जो यंग लड़कियां हैं उनके 2 वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, एक तो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन और दूसरा रूबेला, जो आता है MMR के नाम से, मीजल्स, मम्स और रूबेला। तो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल यंग गर्ल्स। मैं यूजुअली स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस के प्रोग्राम देती हूँ, क्योंकि वो एक टारगेट ग्रुप होता है जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को ला सकते हैं। अपने मन से आप वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते तो आपको गायनोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू कैंपेन्स नहीं है, तो ये 1-to-1 बेसिस पे ही होता है ना। इसके अलावा तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट आपको कितना टाइम कोई कुछ पूछना चाहता है क्वेश्चंस तो यू हैव टू आस्क मी। दिस इज नॉट अ लेक्चर, मैं करके लेक्चर नहीं देता। इफ यू हैव एनी डाउट, किसी को मन में कुछ है तो यू कैन आस्क। दोनों वैक्सीनेशन के नाम बताइए। MMR वैक्सीन होता है एंड गार्डासिल होता है। गार्डासिल होता है, सर्वावैक आता है, बहुत सारे आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप वायरस की कितने स्ट्रेन को कवर करते हैं, वो स्पेसिफाई डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा चाहिए। और इसके 3 डोजेस होते हैं, एक 0 मंथ होता है, 2nd मंथ होता है, 6 मंथ होता है। आफ्टर 3 डोजेस योर बॉडी इज मोस्टली 80% कवर, तो उसके हम थोड़ा सा एंटीबॉडी सेल के टाइट्रेट कर सकते हैं, एक बार बूस्टर बाद में देते हैं। या बेसिक अगर आपका 3 डोजेस का वैक्सीनेशन हो गया तो यू आर मोर देन 80% सेफ फ्रॉम द सर्वाइकल कैंसर। फीमेल्स को रेगुलर बेसिस पे अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना ही चाहिए। डोंट टेक योर बॉडी फॉर ग्रांटेड कि हमें कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आजकल ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। तो लोग एस्केपिंग टेंडेंसी में होते हैं हमेशा कि हमको कुछ हो नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। बॉडी सबका एक है एंड किसी को भी कभी
कंजम्पशन करना ही है। कुछ भी डाउटफुल गांठ लगती है, पेन होता है, लिवर में क्रैक आता है, डिस्चार्ज होता है, तो घर में मत करिए, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर इज समथिंग जो आजकल 100% क्योरेबल है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में आप पकड़ते हैं, जितना लेट होगा उतना आपकी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। तो टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अलग अलग होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन बॉडी में स्प्रेड होते हैं, कुछ होते हैं बड़ी गांठ होती है लेकिन उससे नुकसान नहीं होता। तो अपनी बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस। हाइजीन का ध्यान रखें, लिक्विड ज़्यादा लो, और जो वर्किंग फीमेल्स हैं स्पेशली उनके लिए यू डोंट हैव टू होल्ड योर यूरिन जाने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं कैसे पूछूँ, बिकॉज पानी नहीं पीते हैं एंड यूरिन होल्ड करके रखते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई। और फीमेल्स और मेल्स में एक डिफरेंस होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो फीमेल्स का डिफरेंट होता है, बिकॉज यूटीआई होने के चांसेस फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। सो उनका बॉडी हमसे बहुत डिफरेंट है, हमें थोड़ा सा बेशरम करके अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। तो इवन इफ यू आर इन द वर्किंग प्लेस, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, अपना टाइम पे जाके वॉशरूम जाओ, हाइजीन का ध्यान रखो, इतना बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो नहीं होगी प्रॉब्लम। एनीथिंग एल्स? सर्वाइकल कैंसर का जो आपने बोला वो एज ही है या मतलब यही कर ले सकते हैं? 50 ईयर्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, यूजुअली हम 50 तक ही दे सकते हो। अगर आप जितना लेट भी लोगे तो नुकसान नहीं है, प्रोटेक्शन तो है ही, कैंसर तो कभी भी हो सकता है। इट इज़ लाइक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इसकी इम्यूनिटी कम होगी, वायरस का एक्सपोजर होता है। मैडम वैसे कैसे पता चलता है सर्वाइकल कैंसर है? हाँ, ये बताना है मुझे। इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैप स्मीयर। पैप स्मीयर हम जो सर्विक्स होता है उसमें से ब्रश के थ्रू हम सेल्स लेते हैं, उन सेल्स को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ हम HPV वायरस का भी कल्चर करते हैं। तो ये जो होता है पैप स्मीयर 25 ईयर्स के ऊपर हम कभी भी कर सकते हैं, सेक्शुअली एक्टिव है उसका करना ही है। शुरू में आप हर साल करते हो, 3 साल तक यदि आपका नेगेटिव आता है उसके बाद आप फिर एवरी 3 ईयर्स करते हैं, और 50 साल के बाद आप 5 साल। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कैंसर के चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इतना इफेक्टिव होता है ये कि यदि इसमें थोड़ा सा भी कोई आपको सेल्स में चेंजेस दिखते हैं तो वो आप बता सकते हैं कि अगले 10 साल के बाद आपको कैंसर हो। तो पैप स्मीयर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपके आगे में होने वाले कैंसर को 10 साल पहले पकड़ लेता है, और यदि किसी के अंदर चेंजेस हैं ऑलरेडी उसमें अगर हमें दिखता है तो हम आगे का उसका स्टेप ले सकते हैं। फिर उसके अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, पर एटलीस्ट जिसने कभी नहीं करवाया है वो एक बार जरूर आके करवाए। 2-3 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक थोड़ा सा कम महंगा होता है जिसमें हम वायरस को नहीं देखते, और दूसरा होता है जिसमें वायरस को देखते हैं। बट आइडियली यदि आप करवा रहे हो तो वो करवाओ जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं। यदि है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, मतलब उसमें ये नहीं है कि आपको यदि इन्फेक्शन है तो आप इरिवर्सिबल फॉर्म दें, उसको मेन है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या है, क्योंकि सिर्फ ऐसा लोकेशन है जो आपको आँखों से नहीं दिखता है ना, बाकी जगह तो आप देख सकते हो ना अपना बॉडी। एक पार्ट ऐसा है कि जो आपको नहीं दिखता है, तो अंदर ही अंदर यदि चेंजेस होते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। तो वो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपका कर देंगे, करवाना चाहिए सब। एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीवन? आप लोग की और कुछ कंफ्यूजन क्वेरीज ये जो तो आप मैडम पूछ सकते हैं फ्रीली मैम। मनोपाज जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं जिसके 40 के बाद, तो उसको क्या सिस्टम? हाँ जी, अच्छा। देखिए आपके जो मेनोपॉज है वो ओवरीज एग्जॉस्ट होने से होता है ना, ओवरी जो है जिसमें एग बन रहा है, जिससे हार्मोन्स बनते हैं, आप बुरे हो रहे हैं तो वो भी बुरा हो रहा है, तो आपका ओवरी जल्दी एजिंग हो गया तो वो काम करना बंद कर दिया। बट कोई और रीज़न तो नहीं है, कुछ और मैलिग्नेंसी तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल हुआ है। तो यदि वो हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपल हार्मोन रिप्लेसमेंट आते हैं जिससे आपकी बॉडी को हम ठीक रखते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मेनोपॉज सिर्फ ये नहीं कि आपका ब्लीडिंग बंद होता है, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो आपके हार्ट का भी ध्यान रखते हैं,
इसका भी ध्यान रखें आपकी स्किन का, हेयर का, हर चीज़ का। तो यदि सडन मेनोपॉज होता है तो आपके हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी बोन्स वीक हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस होकर फ्रैक्चर हो सकता है। तो जितनी जल्दी मेनोपॉज हो रहा है उनको थोड़ा सा सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आगे जाके भी फ्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं। मतलब कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? मतलब जिसको जल्दी चले गए जाता है फिर वो क्या क्योंकि आपके जो फीमेल हार्मोन्स है यही आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, यही आपके हार्ट को भी मजबूत बनाते हैं। पर यदि वो हार्मोन्स नहीं है तो आपकी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, और बोन्स वीक हो जाती है तो आप देखिए बहुत सारी पूरी औरतें होती हैं जो कुछ नहीं कर रही हैं, हल्का सा पैर स्लिप हो गया तो फ्रैक्चर हो गया या पैर फ्रैक्चर हो गया। ये बहुत कॉमन है कि गिरना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका अगर पैर ज़्यादा स्ट्रेच हो गया तो उससे भी किसी का फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस आपने जो सुना होगा वो एज के साथ नॉर्मली होता है फीमेल्स में, लेकिन जिनका मैच्योर फीमेल मेनोपॉज होता है उनको ऑस्टियोपोरोसिस और ज़्यादा होता है। तो उसका इतना बड़ा इशू नहीं है, आप रेगुलर फॉलो करो, चेकअप करो, अपने सप्लीमेंट्स लो। और अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कम्स आपका एक्सरसाइज, क्योंकि यदि आप एक्सरसाइज कर लो तो आपकी बोन्स थोड़ा बहुत एक 2 लीटर बॉटल से या 1 या 2 kg डंबल से वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज होती है उसी से आपकी बोन्स हेल्दी रहती है। यदि फीमेल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं करेगी तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर ही रहेगी, चाहे आप विटामिन डी खाओ चाहे कैल्शियम खाओ। तो यदि आप बोन्स को हेल्दी करना है तो आपको थोड़े बहुत डंबल्स या वेट उठाना चाहिए, है ना। आप एक बार ट्रेनिंग ले सकते हो कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या होती है, हल्का फुल्का वेट बेयरिंग एक्सरसाइज क्या होती है, क्योंकि बोन्स तभी मजबूत होती है जब आसपास की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, और वो तभी मजबूत होगी जब हल्का आप एक्सरसाइज करोगे। इंडियन सिस्टम में एक्सरसाइज का डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है, फीमेल्स तो एक्सरसाइज करती ही नहीं है, और वो ये सोचते हैं कि हम एंड तक बिल्कुल परफेक्ट हैं, ऐसा नहीं होता। आपका स्पाइन, बोन्स, हिप सब कुछ हड्डी का ढांचा जो है वो मसल्स से पकड़ा हुआ है। यदि आप मसल्स नहीं बनाओगे तो हड्डी का ढांचा वीक हो जाएगा सिर्फ। तो सीख लो, कुछ नहीं तो 1 लीटर की बॉटल से हाथ बाइसेप्स का कर लो, पैर में थोड़ा सा बांध के पैर की एक्सरसाइज कर लो, यूट्यूब में सब कुछ मिलता है। पर आपको थोड़ा विल पावर रख के एक्सरसाइज स्टार्ट करना पड़ेगा, केवल टहलने से कुछ नहीं होता ना, और घर के काम कोई एक्सरसाइज नहीं करता। सिर्फ हमारे यहाँ सबका एक ही होता है, हम तो दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करना एक्सरसाइज नहीं होता। You have to indulge each of the muscles. बाइसेप्स है तो बाइसेप्स का करो, पैर है तो पैर का करो, है ना। वो आप ट्रेनिंग लेके एक बार सीखना होता है, फिर आप अपना रेगुलर रूटीन में स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you so much and I'm happy.